एग्रीगेट सप्लाई या एएस कौन सा है, ठीक है। सी जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा था कि इट इज द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, ठीक है। जो टोटल आउटपुट कंट्री में या फाइनल या फिनिश्ड आउटपुट जो कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उनकी सप्लाई है ये, ओके। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इट इज द मार्केट वैल्यू। इसको मेजर कैसे करते हैं एएस को, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो हमारी एएस होती है या एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू होती है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा जीडीपी निकलता है या जो नेशनल इनकम होती है, ठीक है, जो हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी तो ऐसे ही निकलती है। प्रोडक्ट मेथड हमने जब निकाला नेशनल इनकम में, प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं, तो वहां पे भी तो हम यही करते हैं कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर दें तीनों सेक्टर्स से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों सेक्टर्स से जो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम। सो दैट मीन्स बेसिकली वाई और एएस दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि एएस पे क्या कैसे मेजर होता है, द मार्केट, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। एएस को भी हम वैसे ही मेजर कर रहे हैं और नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड से हम वैसे ही निकालते हैं कि तीनों सेक्टर्स ने जो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस किया है उन सब का वैल्यू अगर हम ऐड कर देते हैं, प्राइमरी का फाइनल आउटपुट, सेकेंडरी का फाइनल आउटपुट और टर्शरी का फाइनल आउटपुट, तीनों को ऐड करके नेशनल इनकम निकल जाती है प्रोडक्ट मेथड में। तो बेसिकली वाई जो है एएस के इक्वल हो गई, वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो हमारी जो इनकम होती है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, ठीक है। और जो ये एएस है वो इंक्रीज हो सकती है, शॉर्ट रन में भी हम एएस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एएस कैन बी इंक्रीज और यू कैन से द लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर लेबर फोर्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को लगा के हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है, जैसे कि हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू केन्जियन इकोनॉमिक्स देयर इज ऑलवेज पोटेंशियल और अनयूज्ड कैपेसिटी प्रेजेंट इन द इकोनॉमी। हमने पहले भी पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू केन जो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है वो किसी भी इकोनॉमी की एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। हमेशा इकोनॉमी में कुछ एम्प्लॉयज या कुछ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, जो कि इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से करता है, ठीक है। मतलब कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है ड्यू टू इकोनॉमिक साइकिल, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस की वजह से, ठीक है। कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है, ठीक है। तो हमेशा हमारे पास इकोनॉमी में मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बना रहता है। तो जब भी हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उन वर्कर्स को या उस वर्कफोर्स को हम यूज कर सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। उसको हम कहते हैं अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी, अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी। इकोनॉमी में हमेशा अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी अवेलेबल रहती है, प्रेजेंट रहती है, मौजूद रहती है, ठीक है। वो किसकी फॉर्म में है? वो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनकी फॉर्म में है, ड्यू टू इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी, रिसेशनरी और बूम पीरियड, ठीक है। जब मंदी आई तो प्रोडक्शन घटा दिया गया, प्रोडक्शन घटाया तो लेबरर्स को निकाल दिया गया, तो वो लेबरर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। लेकिन है तो वर्कफोर्स में वो, सॉरी लेबर फोर्स का हिस्सा है वो, ठीक है। वो वर्कर्स तो हैं, उनको या यूकेन से वो रिसोर्सेज तो हैं हमारे, उनको यूज किया जा सकता है जब भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो केस कहते हैं कि हम एएस को या आउटपुट के लेवल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। वो कैपेसिटी, रिसोर्सेज की वो कैपेसिटी जो अभी पूरी तरीके से यूज नहीं हो रही है, अगर जरूरत पड़ती है तो इनको हम फुली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट को हम बढ़ा सकते हैं, ओके। सो बेसिकली केन्स की जो बेसिक असम्पशन थी वो यही थी कि इकोनॉमी में अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी हमेशा प्रेजेंट रहती है या फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है।
मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई भी रिसोर्स है, कोई भी वर्कर अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हमेशा रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से हो, चाहे वो लाइक स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हो। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हो सकती है। भाई टेक्नोलॉजी भी तो एवर चेंजिंग है, टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है फैक्टर्स की इमोबिलिटी की वजह से। जब फैक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं, मूव करते हैं, गांव से शहर में गए, ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो है वो, लेकिन उनको शहर में जाते ही तो काम नहीं मिल गया, मतलब वो एम्प्लॉयड नहीं हो गए वहां पे जाते ही, ठीक है। तो वो कैपेसिटी तो रखते हैं, हम अगर चाहें तो उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इन वजहों से, इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, या फ्रिक्शंस की वजह से, इम्परफेक्ट मोबिलिटी की वजह से कुछ ना कुछ अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी हमेशा रहती है इकोनॉमी में, जिनको हम जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था केन्जियन इकोनॉमिक्स, ओके। दूसरी बात, हमने कहा बढ़ेगी, क्लियर। अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी है तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो हमारा जो एएस कर्व है वो कैसे जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ स्लोप करेगा ये, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस, ठीक है। सो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है या इनकम है, जैसे हमने देखा था कि y इज इक्वल टू एएस है, ठीक है। तो इनकम कर्व भी जो है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो एएस कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा, तो y इज इक्वल टू एएस, ठीक है, इनकम एंड आउटपुट, ओके। सो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, या यू कैन से सप्लाई है, ये एएस है, या यू कैन से एग्रीगेट सप्लाई या फिर आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकम कैसे निकलती है, जो टोटल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है, उसकी मार्केट वैल्यू ऐड कर दो, जितने भी सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स से फाइनल आउटपुट निकाली या फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस की, उसकी मार्केट वैल्यू को ऐड करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी। तो आउटपुट बढ़ाओगे तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ेगा इनकम भी बढ़ेगी, ओके। दोनों प्रोपोर्शनली रिलेटेड हैं, इधर से प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इधर से इनकम भी बढ़ेगी, ओके। क्योंकि इनकम होती ही क्या है, द सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उनकी मार्केट वैल्यू ही होती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू केन्स हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी अवेलेबल रहती है, प्रेजेंट रहती है, तो हम जब मर्जी चाहे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। पॉजिटिवली स्लॉप्ड होती है एग्रीगेट सप्लाई का, ओके। सो ये था एग्रीगेट सप्लाई, जो कि y इज इक्वल टू एएस, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जब इनकम जीरो है तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो हो सकती है, राइट। नेक्स्ट कलम में पढ़ा था भाई इनकम लेवल जीरो हो सकता है ना, ठीक है। तो जब इनकम जीरो है तो दैट मींस वहां पे उस टाइम पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो एएस भी जीरो हो सकती है, क्लियर। एडी जीरो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहती है, एक कंज्यूमर को या एक पर्सन को कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो एडी जीरो नहीं होती है, ओके। सो ठीक है, जैसे हमने कंपोनेंट्स ऑफ एडी पढ़े थे, ठीक है, इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में जो कंपोनेंट्स ऑफ एडी होते हैं दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी हमारा कंजम्पशन होता है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर करता है, ये है इन्वेस्टमेंट जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, ठीक है। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि इन क्लोज्ड इकोनॉमी हमने क्या पढ़ा, इन टू सेक्टर मॉडल एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, बट इन ये टू सेक्टर मॉडल में है क्लोज्ड इकोनॉमी में। बट जब थ्री सेक्टर मॉडल होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में ही थ्री सेक्टर मॉडल होता है, तो हमारे पास कंपोनेंट्स हो जाते हैं सी प्लस आई प्लस जी। तो गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर भी काम करता है और एज अ प्रोड्यूसर भी काम करता है। तो जब एज अ कंज्यूमर है तो गवर्नमेंट की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम वहाँ पे ऐड करते हैं, और जब एज अ प्रोड्यूसर है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आती है, ओके, ये है हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ओके। और जब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं
इन अ टू सेक्टर मॉडल C प्लस I, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है। ओके, C प्लस I में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है और ये होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दो कंपोनेंट्स आते हैं टू सेक्टर मॉडल में, क्लोज इकोनॉमी में। टू सेक्टर मॉडल में जब हम पढ़ते हैं C प्लस I, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और जब हम थ्री सेक्टर मॉडल इन क्लोज इकोनॉमी, जब हम थ्री सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट आती है। क्लियर, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करता है, पब्लिक सेक्टर। ओके, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड होता है प्रेरित, दैट मीन्स अट्रैक्टेड बाय और मोटिवेटेड बाय, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा किसी चीज से मोटिवेट होके, किसी चीज से अट्रैक्ट होके, ठीक है। ऑटोनोमस होती है which are not attracted or motivated, वो इन्वेस्टमेंट है, वो तरह की इन्वेस्टमेंट जो किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं हुई है, कोई चीज उन्हें खींच नहीं रही है। दीज आर कंपल्सरी, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। ओके, ये करनी ही करनी पड़ेगी, इट इज मस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर पब्लिक वेलफेयर, जनता के कल्याण के लिए गवर्नमेंट को कुछ खर्च करना पड़ता है, ठीक है। सो पब्लिक वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो पैसा लगाती है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लाइक पावर हाउसेज हैं या पावर जनरेशन है, रोड्स या फिर हाईवेज या ब्रिजेस बना रही है, ठीक है, ये लाइक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, ठीक है, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या वहाँ पे इक्विपमेंट्स या फिर वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट के खर्चे हैं, लेकिन एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कहे जा रहे हैं क्योंकि ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज लोगों की स्किल्स और लोगों की एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो बेसिकली वो लोग क्या बनेंगे, ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल। तो हमने कहा वो खर्चा इन्वेस्टमेंट बन जाता है जो हमारी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाता है। तो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज एक ह्यूमन बीइंग की स्किल्स और एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या उनमें स्किल्स इनकलकेट होंगी, ठीक है, वो स्किल्ड बनेंगे। और अगर हेल्थ फैसिलिटीज होंगी तो उनकी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं उनको रिस्टोर किया जा पाएगा। जब वो बीमार हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को रिस्टोर किया जाता है। तो बेसिकली ये फैसिलिटीज किसके ऊपर काम कर रही है, ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। एसेट होता है ना ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो गवर्नमेंट जब हेल्थ एंड, फॉर एग्जाम्पल, दो ही एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन में गवर्नमेंट खर्च कर रही है, नए स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, PSCs या फिर हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी गवर्नमेंट ने खोली है, तो खर्चा किया। लेकिन ये जो खर्चा है डायरेक्टली क्या करता है, रिसोर्सेज में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है, रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इसको हमने इन्वेस्टमेंट कहा और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेवलपमेंट करने के लिए उनको इन बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर खर्च करना ही करना पड़ता है। फ्रीक्वेंटली या रेकरिंग नेचर का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट इनके ऊपर करती है, इन बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर करती है। ओके, तो ये क्या है, क्या ये गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए करती है, उनसे प्रॉफिट होता है? भाई यहाँ पे इलाज तो बहुत सस्ते में हो जाते हैं, यहाँ की जो एजुकेशन है वो भी ऑलमोस्ट फ्री है, नॉमिनल का चार्ज वो लेते हैं फीस की फॉर्म में, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ से प्रॉफिट तो नहीं, हालांकि गवर्नमेंट इन एम्प्लॉइज को जो सैलरी देती है वो अपने खजाने में से ही देना पड़ता है, वहां से जो रेवेन्यू हो रही है फीस की फॉर्म में वो कोई नॉमिनल फी है, ठीक है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट अपने फायदे या प्रॉफिट मोटिव से ये खर्चे कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, डेवलपमेंट के लिए कर रही है, डेवलपमेंट के नाम पे कर रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो करनी ही करनी होती है, ठीक है, जिनसे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता है। यह है इंड्यूस्ड जो कि अट्रैक्टेड है, मोटिवेटेड है कि प्राइवेट सेक्टर वहीं पे इन्वेस्ट करेगा जहां से उनको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, ठीक है। तो इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है और ये गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो दो होती है, ऑटोनोमस जो कि करनी ही करनी होती है डेवलपमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट करती है। तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी में जी के अंडर आती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेट के अंडर आती है। और जो हमने टू सेक्टर मॉडल में देखा था C प्लस I, तो ये जो I होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इस I में सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसके अंडर आती है, G के अंडर आती है, गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। ओके,